NMR जो है तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है और ये हमारे पास IR से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए, ठीक है। अब अगर हम NMR की बात करें तो इसकी एब्रिविएशन जो है तो वो हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, और डेफिनेशन ये हमारे पास एक एनालिटिकल टेक्निक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, जिसके ज़रिए हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। यूँ तो NMR की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन जो चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा स्टडी हुई हैं वो है हमारे पास हाइड्रोजन NMR और कार्बन-13 NMR। हाइड्रोजन NMR में सबसे ज़्यादा पहले हम इसकी नेमिंग लिखेंगे, फिर रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेशन, फीचर्स एंड देन इट्स एम। तो यही सेम हेडिंग्स गोज टू द कार्बन-13 NMR। तो हाइड्रोजन NMR में हम लोगों ने क्या कहा कि इसको हम प्रोटॉन NMR भी कहते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ यूँ है, और इसमें हम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम के बारे में, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और यू कैन से द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड देयर लोकेलिटी, ठीक है। फिर अगर हम इसमें मोस्ट कॉमन स्टडीज़ की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ स्टडी हुई है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन-13 जो मैंने आपको बताया, और जो लेस कॉमन है उसमें हमारे पास फ्लोरीन 19 आ जाता है, फॉस्फोरस 31। फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, इंपॉर्टेंस में क्या चीज़ आ जाती है कि इसमें हम डिस्टेंस, मैग्नेटिक डिस्टेंस न्यूक्लियर एटम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक डिस्टेंस एटम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और इसके साथ साथ जो है तो कितने हमारे पास नंबर ऑफ़ डिस्टेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड देयर लोकेलिटी, एंड सेम गोज़ टू कार्बन। और किसी भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना, और डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये जो है तो हमारे पास रिएक्शन मॉनिटरिंग वगैरह में, फोरेंसिक साइंस में, इन्वायरमेंटल साइंसेस वगैरह में, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जैसे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अगर हम इसकी एम्स की बात करें तो इससे हम किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और अगर हम इसको NMR के साथ टुगेदर यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मॉलिक्यूल आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास क्या चीज़ है, सबसे पहले न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट को जानने के लिए मैं आपको बिल्कुल इसके बेसिस समझाऊंगी कि स्पिन होती क्या है। स्पिन जो है तो हमारे पास अरेंजमेंट और अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक और द सब एटॉमिक पार्टिकल्स होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास अपवर्ड स्पिन, डाउनवर्ड स्पिन, पैरेलल अलाइन स्पिन्स आ जाती हैं। तो स्पिन प्रॉपर्टी जो है तो वो कौन कौन सी चीज़ें ये प्रॉपर्टी पोजेस करती हैं, तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है, प्रोटॉन आ जाता है, और न्यूक्लियाई आ जाती है, यानी इन सब चीज़ों में हमारे पास स्पिनिंग की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। अब चूँकि मैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे बात करूँगी स्पिन की, बट किस वाले स्पिन की, न्यूक्लियर स्पिन की। तो न्यूक्लियर स्पिन को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं ये समझाऊंगी, न्यूक्लियस जो है तो वो हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो जब वो स्पिन करता है, मतलब उसमें हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जैसे कि स्पिनिंग, तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्पिनिंग करता है तो वो अपने इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और न्यूक्लियर स्पिन चूँकि ये प्रॉपर्टी पोजेस करती है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इस वाले चार्ज पार्टिकल को लें, ठीक है, जो कि स्पिनिंग कर रहा है और इसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, और मैं इस स्पिन न्यूक्लियाई को लूँ और इसको मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूँ, तो फिर क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सपोज मैंने इसको 1.41 टेस्ला प्रोवाइड की है, तो फिर क्या होगा कि ये जो स्पिन स्टेट है तो ये हमारे पास दो स्पिन स्टेट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक हाई स्पिन स्टेट, एक लो स्पिन स्टेट, मतलब जिसको हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन भी कहते हैं। और जिसके नोट्स मैंने कुछ यहाँ पे दिए लिखे हुए हैं कि क्लॉकवाइज जो है तो वो हमारे पास स्टेबल होती है, +1/2 से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और लो एनर्जी होती है इसकी, और ये जो है हमारे पास इसकी अलाइनमेंट जो है तो वो भी बिल्कुल क्या होती है, मतलब ये हमारे पास अलाइन होते हैं टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नीचे डायग्राम के थ्रू भी मैंने रिप्रेजेंट किया, आप इसको ग्राफिकल और रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, आगे मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, ये न्यूक्लियर स्पिन जो है तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। न्यूक्लियर हमारे पास तब स्पिनिंग शो करता है ना जब उसमें हमारे पास कंडीशंस क्या है कि ऑड नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस या ऑड नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर हो, या दोनों हो। अगर ऑड नंबर ऑफ एटॉमिक मासेस या एटॉमिक नंबर इन दोनों में से कोई एक भी हो या दोनों अगर मौजूद हो तो इसका मतलब है कि वो जो न्यूक्लियाई है उसमें हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट भी है और उसमें हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी है, ठीक है, क्वांटाइज एंगुलर मोमेंटम भी है उसका। फिर अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात, फार्मूला की बात करें तो कहते हैं कि जो स्पिन स्टेट है उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फार्मूला 2i+1। आई जो है तो वो हमारे पास क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है,
इसको हम न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, आई से लेके -i तक, ठीक है। और आई जो है तो वो -1 से लेके -i+1 तक इसकी रेंज है, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स आती हैं और एग्जांपल्स इजी आप खुद देख लें। फिर इन द एब्सेंस एंड इन द, अब चूँकि मैंने क्या है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट ना, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट का तो आपको क्लियर होगा कि ये क्या चीज़ है। अब जाहिर सी बात है हम इसमें मैग्नेट्स की बात कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जब मैं इसको मैग्नेट में रखूँ तो ये स्प्लिट हो जाता है इंटू 2 स्टेट्स, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो हम बताएंगे तो सही ना कि अगर मैं मैग्नेट में रखूँ तब इस पर क्या असर होगा और बग़ैर मैग्नेट के इस पर क्या असर होगा। तो कहते हैं कि अगर मैं इसको इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेट में रखूँ ना, मतलब जब मैग्नेट ना हो, तो न्यूक्लियर जो है तो उसमें वो तो चार्ज पार्टिकल है, अपने खुद ब खुद स्पिन करता जाएगा। तो वो जो स्पिनिंग होगी वो हमारे पास रैंडम स्पिनिंग होगी, यानी उसकी जो न्यूक्लिया है कुछ ऐसे स्पिनिंग कर रहे होंगे, कुछ ऐसे स्पिनिंग कर रहे होंगे, तो वो सब जो है रैंडम स्पिनिंग होगी। और उनकी जो नेट मैग्नेटाइजेशन होगी वो ज़ीरो होगी। क्योंकि ये जो स्पिनिंग है, एक +1/2 होगा, दूसरा -1/2 होगा, तो एक दूसरे के एफेक्ट को कैंसिल करेंगे, इसलिए इसकी नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। फिर बात आ जाती है इसकी डीजेनरेसी की। तो ये हमारे पास कहते हैं डीजेनरेट होते हैं, कहते हैं कि ये हमारे पास इनकी जो एनर्जी है वो सेम होती है, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने से पहले इनकी जो स्टेट है वो क्या होगी, एनर्जी लेवल इनका सेम होगा। फिर क्या कहते हैं कि इनमें हमारे पास प्रिसिजन नहीं होगी। प्रिसिजन हमारे पास किसी भी न्यूक्लियर स्पिन में सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करो, और तब होगी जब आप उसका जो एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास जो है तो वो हमारे पास क्या हो, ऑड हो, ठीक है। फिर इसकी हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो स्पिन स्टेट जो है तो हाइड्रोजन आइटम के बारे में बताया गए हैं। कहते हैं कि यहाँ पे देखिए इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं थी तो इनके जो दो स्टेट्स हैं वो हमारे पास क्या थे, सेम एनर्जी के थे। फिर जैसे ही इसको फील्ड अप्लाई की तो ये जो है हमारे पास जो स्टेट है एक हाई एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो गया, एक लो एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो गया। एक की वैल्यू जो है -1/2 है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज है, और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज विद इन द फील्ड होगा, यानी यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल अलाइन होगा। जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में हमारे पास इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी होगी। सो ये था सारा कुछ इसके बारे में। फिर हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी को डिफ़ाइन करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये फिनोमेना होता क्या है और ये फिनोमेना कब अगर होता है। हमें ये पता है कि मैं शुरू से आपको बता दूं कि एक न्यूक्लियस जो है तो वो हमारे पास चार्ज न्यूक्लियाई जो है चार्ज पार्टिकल होता है। वो जब स्पिनिंग करता है मतलब उसमें हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि स्पिनिंग, जिसको हम न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। उस स्पिनिंग की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जिसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। और जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो हमारे पास 2 में डिवाइड हो जाता है, एक हाई स्पिन स्टेट और दूसरा लो स्पिन स्टेट। अब बात आती है एनर्जी एब्जॉर्प्शन की, यानी वो न्यूक्लियस हमारे, वो जो न्यूक्लियाई है जो कि हमारे पास लो एनर्जी स्टेट पे मौजूद है, वो कितनी मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की, वो हमारे पास कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करे कि वो हमारे पास हाई में जाए। पहले लो में मौजूद है, उसकी डायरेक्शन ऐसी है, जब हाई में वो चला जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे चेंज हो जाएगी। तो उस फिनोमेना इसको हम किस में पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन एनर्जी में। तो कहते हैं कि वो जो न्यूक्लिया है जो पहले हमारे पास लो एनर्जी स्टेट में मौजूद है, वो हमारे पास पहले क्या है, अलाइंड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। यानी इस डायरेक्शन में हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, वो न्यूक्लिया ऐसे मौजूद है, ऐसे बिल्कुल इसी डायरेक्शन में। जैसे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में हमारे पास न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक मूवमेंट भी है। लेकिन मैंने एब्जॉर्ब सर्टन टाइप ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स, तो उसके बाद वो अपनी अलाइनमेंट चेंज कर देगा। वो क्या करेगा, वो हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा लेकिन अपनी डायरेक्शन ऐसे ऑपोजिट करेगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा कि वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम स्पिन फ्लिपिंग भी कहते हैं इस प्रोसेस को। और ये जो पूरा फिनोमेना है इसको हम रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो रेजोनेंस का फिनोमेना है ना, ये बेसिकली हमारे पास दो केसेस पर मुश्तमिल है। एक को हम बिफोर फ्लिपिंग कह सकते हैं, दूसरे को हम आफ्टर फ्लिपिंग कह सकते हैं। तो ये बिफोर फ्लिपिंग का क्या केस है, बिफोर फ्लिपिंग में जो है तो ये हमारे पास इस तरीके से मौजूद है, यानी इसकी जो स्पिन है वो क्या होगी, अपवर्ड होगी, इनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अपवर्ड होगा, ठीक है। यानी ये और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों आपस में सेम डायरेक्शंस में होंगी, ठीक है। तो ये मैंने इसके 2 केसेस बताए हुए हैं, एक हमारे पास क्लॉकवाइज पिन, एंटी क्लॉकवाइज पिन। इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक स्टेज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी एब्जॉर्प्शन। तो कहते हैं कि वो जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास इस स्टेज पे कैसे पहुंचा कि जब वो हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है तो वो हमारे पास क्या है, केस 1 से केस 2 की तरफ शिफ्ट करता है। अच्छा, फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे टॉप पर डिफाइन की है। अब चूँकि अब हम एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस फ्लिपिंग के पूरे केस में हम एनर्जी को तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि एनर्जी जो हमारे पास क्वांटाइज प्रोसेस है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी न्यूक्लियाई को चाहिए
वो हमारे पास फिक्स होती है, क्योंकि हर एक न्यूक्लियर को हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। और वो किस पे डिपेंड करती है, ये जो दो एनर्जी स्टेट्स है ना, यानी अपवर्ड और लोअर, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है, तो उस पर डिपेंड करती है। जितनी वो डिफरेंस ज़्यादा होगी, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगी, उतना ही उस न्यूक्लियस को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी कि वो जो है तो वो हमारे पास अपर स्टेट की तरफ जाए। और कहते हैं तो ये हमारे पास के फैक्टर्स में आ जाती है। फिर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन भी बता सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हाई स्पिन स्टेट है यानी -1/2, उसको अगर हम माइनस करें लो स्पिन स्टेट से यानी +1/2, और जो कि हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एच म्यू के इक्वल है। तो ये सारा कुछ हमने इस चीज़ में स्टडी किया। और फिर हम जो है तो स्पिन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं इसमें। फिर हमारे पास कुछ फैक्टर्स आ जाती हैं। तो फैक्टर्स में मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, B0। तो वो कहते हैं कि व्हाट इज़ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ बेसिकली the amount of, you can say, the force experienced by any nuclei, or the amount of the magnetic field experienced by any nuclei. So that particular, यू कैन से, मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो कि वो न्यूक्लियर फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक न्यूक्लियस फील करता है, बट वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड से, उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, B0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन देखें डेल्टा ई के साथ, तो वो हमारे पास क्या है, डायरेक्ट है, यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू B0 FB0 विच इज़ इक्वल टू एच म्यू, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो कहते हैं कि जितनी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा करेंगे, तो उतना ही हमारे पास जो गैप है बिटवीन द हाई स्पिन स्टेट एंड लो स्पिन स्टेट, उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो हम इसके फैक्टर्स की हेडिंग देखिए, उसमें ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे। फिर हमारे पास सेकंड जो चीज़ आती है वो क्या है, मैग्नेटिक आयरो रेशो। व्हाट इज़ मैग्नेटिक आयरो रेशो? मैग्नेटिक आयरो रेशो क्या है हमारे पास? इट इज़ बेसिकली द अमाउंट ऑफ, यू कैन से, द फोर्स, और यू कैन से द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द न्यूक्लियाई। द वो फोर्स जो कि हमारे पास एक न्यूक्लियर एक्सपीरियंस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक गायरो रेशो कहते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक गायरो रेशो की रिप्रेजेंटेशन क्या है, गामा, उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक गायरो रेशो हमारे पास चार्ज टू मास रेशो पे डिपेंड करती है, और हर एक न्यूक्लियर की हमारे पास चार्ज टू मास रेशो डिफरेंट होती है। तो जब डिफरेंट होती है तो सारी सी बातें, उनकी जो डेल्टा ई है वो भी डिफरेंट होगा। तो अब हम इनके रिलेशन की बात करेंगे, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू FB0 गामा विच इज़ इक्वल टू एच म्यू। तो ये हमारे पास आ गया। तो जितना हमारे पास मैग्नेटिक आयरो रेशो ज़्यादा होगी, उतनी हमारे पास इनकी जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी। फिर हम बात करते हैं इनकी फ्रिक्वेंसी की। तो फ्रिक्वेंसी जो है तो वो हमारे पास इसमें कौन सी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्वांटाइज है, विच इज़ इक्वल टू H/2π। अगर हम यहाँ पे इस फ्रिक्वेंसी की जगह H/2π की वैल्यू पुट करें इज इक्वल टू एच म्यू, तो एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी ईजिली वी कैन कैलकुलेटेड। तो उसका मतलब है कि जितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, उतना ही इसका गैप ज़्यादा होगा। जितना गैप ज़्यादा होगा, उतनी इनकमिंग फ्रिक्वेंसी जो है उतनी ही ज़्यादा चाहिए होगी किसी भी न्यूक्लियर को, कि वो एनर्जी अब्जॉर्ब करे और वो जो है तो हाई एनर्जी स्टेट में जाए और फ्लिप करे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी जो है तो वो इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी न्यूक्लियर उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उतनी जल्दी वो ज़्यादा फ्लिपिंग शो करेगा। और ये जो है तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द सैम्पल, कंसंट्रेशन एंड सैम्पल प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, उतनी ही जो है हमारे पास, और जितनी हमारे पास जो सैम्पल की प्रिपरेशन जो है वो जितनी डिफरेंट होगी, उतनी हमारे पास एनर्जी अब्जॉर्प्शन भी डिफरेंट होगी। अच्छा, इसके अलावा जो है तो ये हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर पर भी डिपेंड करती है, यानी वैल्यू ऑफ आई। अगर स्पिन क्वांटम नंबर बी जो है तो हमारे पास एनर्जी अब्जॉर्प्शन को ग्रेटली इन्फ्लुएंस कर सकता है। फिर शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है तो वो न्यूक्लियर को बहुत अच्छे तरीके से शील्ड करता है। जितनी हमारे पास अपकमिंग रेडिएशन आ रही है, अगर वो न्यूक्लियस की जगह इलेक्ट्रॉन पे पड़ रही है, तो जाहिर सी बात है वो भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन एनर्जी को ग्रेटली अफेक्ट कर सकती है, ठीक है, यहाँ पर मैंने मैंशन किया हुआ। फिर हमारे पास स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन की बात है कि जो दो न्यूक्लिया है वो हमारे पास आपस में भी इंट्रैक्शन शो करते हैं, ये भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन फ्रिक्वेंसी को ग्रेटली अफेक्ट कर सकती हैं। फिर लास्ट में जो चीज़ आती है वो हमारे पास रिलैक्सेशन टेक्निक, यानी हमारे पास स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन, स्पिन लैक्टिक रिलैक्सेशन आ जाती है। और स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन, इसको हम T1 T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं ये भी हमारे पास उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे कि वो कौन सा प्रोसेस होता है बेसिकली। तो कहते हैं कि एक प्रोटॉन हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, वो अपने इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करती है। और वो जो है हमारे पास अगर सर्टन टाइप ऑफ सर्टन टाइप ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब करे, तभी वो जो है तो हमारे पास फ्लिपिंग शो करता है, जिस प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं। और वो हमारे पास स्टेबल स्टेट से जो है तो अनस्टेबल स्टेट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जनरल इसका कॉन्सेप्ट था। इसकी फिर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन थी।
और फिर हम लोगों ने बताया कि हम इस प्रोसेस को कैसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं एक टॉप के ज़रिए। आप एक टॉप को कंसिडर करो कि वो टॉप जो है तो वो हमारे पास स्पिनिंग शो करता है या प्रेसिजन शो करता है अराउंड इट्स ऑन एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड्स। इस तरीके से हमारे पास जो है तो ये भी है, ये स्पिन भी है। ये स्पिन जो है तो वो हमारे पास सिर्फ स्पिनिंग करता है अपने ही एक्सिस में इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो ये हमारे पास दो तरह की स्पिनिंग शो करता है, अपवर्ड स्पिनिंग भी शो करता है और डाउनवर्ड स्पिनिंग यानी क्लॉकवाइज भी करता है और एंटी क्लॉकवाइज भी करता है। और इस ये जो स्पिनिंग है ना तो इसमें हमारे पास प्रिसिजन भी आ जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। इसमें हमारे पास प्रिसिजन आ जाती है, उस प्रिसिजन की वजह से इसमें हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है तो वो डेवलप होने लग जाती है, जिसको हम ये छोटा सा W मैंने लिखा हुआ है ना ऊपर, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर हम बताते हैं कि हमारे पास प्रिसिजन होती क्या है। प्रिसिजन क्या है, हमारे पास सर्कुलर मोशंस ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम प्रिसिजन कहते हैं। यानी किसी भी जो न्यूक्लियाई की जो अपनी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो अगर सर्कुलर मोशन में मूव करे विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम प्रिसिजन कहते हैं। और ये जो प्रिसिजन है ये फिर हमारे पास एक जो फ्रिक्वेंसी डेवलप करती है उसको हम प्रिसिजनल फ्रिक्वेंसी कहते हैं, और उसको हम लार्मार फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। और उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और जितनी ओमेगा, जितनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास इनकी जो लार्मार फ्रिक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन भी इसकी हो गई, फैक्टर्स भी मैंने बता दिए, और डायग्रामेटिकली आप भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर हमारे पास प्रिसिजन एक्सिस आ जाता है। प्रिसिजन एक्सिस क्या है कि कोई भी जो न्यूक्लिया है वो अपने एक्सिस के अराउंड जो प्रिसिजन करे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिसिजनल एक्सिस। और फिर हम इसको कैसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि लेट्स सपोज मेरे पास एक न्यूक्लिया है जो कि चार्ज पार्टिकल है। अगर मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करूँ 1.41 टेस्ला और 60 मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी इसको प्रोवाइड करूँ, तो जाहिर सी बात है वो मेरे पास प्रिसिजन शो करेगी, ठीक है। तो इस फिनोमेना को मैं कैसे डिफाइन करूँगी, रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी की बात करें तो रेजोनेंस का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब एक न्यूक्लिया हमारे पास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं और वो हमारे पास फ्लिपिंग शो करती है, उसको हम स्पिन फ्लिपिंग कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। कहते हैं कि जो न्यूक्लिया है हमारे पास चार्ज पार्टिकल, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो वो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ओमेगा के इक्वल होगी। मतलब जितनी ओमेगा ज़्यादा होगी, जितनी हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, तो उतनी ही हमारे पास डेल्टा ई इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बातें यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर ली। फिर क्या कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियाई है ये हमारे पास सिर्फ वही रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव एब्जॉर्ब करेंगी जब इन दोनों की हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है मैच कर जाए। यानी V जो है अपकमिंग रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो अगर मैच कर जाए H ओमेगा से, यानी जो न्यूक्लियर की अपनी जो प्रिसिजन है ये दोनों अगर मैच कर जाएँ, तो फर्स्ट केस क्या है कि इन दोनों का मैच होना ज़रूरी है, तभी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए इन दोनों की फ्रिक्वेंसी का मैच होना ज़रूरी है। और ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी जब आपस में मैच कर जाए तो इसका मतलब क्या होगा, रेजोनेंस हमारे पास तब अगर होगी। तो इन दोनों में आप फ़र्क याद रखें कि एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, एनर्जी तब, एक न्यूक्लियर हमारे पास तब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जब अपकमिंग रेडिएशन की और न्यूक्लियर की अपनी जो फ्रिक्वेंसी है वो मैच कर जाए, ठीक है। और ये हमारे पास रेजोनेंस कब शो करेगा, यानी स्पिन फ्लिपिंग कब होगी, तब जब कि इन दोनों की ऑसिलेटिंग फ्रिक्वेंसी जो है तो वो हमारे पास क्या कर जाए, मैच कर जाए। फिर ड्यूरिंग रेजोनेंस एंड आफ्टर रेजोनेंस की बात करेंगे हम। तो ड्यूरिंग रेजोनेंस हमारे पास क्या फिनोमेना होता है कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर जो है तो वो हमारे पास क्लॉकवाइज स्पिनिंग भी शो करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी स्पिनिंग शो करते हैं। लेकिन आफ्टर रेजोनेंस में क्या होता है कि वो न्यूक्लियर जिन्होंने हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है तो वो हमारे पास क्लॉकवाइज स्पिनिंग शो करते हैं, और वो न्यूक्लियर जिन्होंने एनर्जी इमिट की होती है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग शो करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है तो हमारे पास क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी में मैंने आपको सारी बात पहले क्लियर कर दी। तो मैं आपको पॉपुलेशन के बारे में बता दूं, पॉपुलेशन का मतलब क्या है। पॉपुलेशन इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द टू स्टेट्स, ठीक है। तो दोनों स्टेट्स में हमारे पास जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, कहते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को हम बेटर तरीके से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप एक न्यूक्लियाई को कंसिडर करो जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं
0.41 टेस्ला पे, और इसको जो है तो हम फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं 60 मेगाहर्ट्ज़ के करीबन। तो इन दोनों जो स्टेट्स हैं, इन दोनों के दरमियान हमारे पास इतनी जो एनर्जी डिफरेंस है वो इतना नहीं होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा कम होगा। एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट किया 2.31 समथिंग इसकी किलो जॉल पर मोल इसकी एनर्जी डिफरेंस आया बिटवीन द टू स्टेट्स। तो कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो एट रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई जो है, जो कि हमारे पास लो स्पिन स्टेट में मौजूद है, वो दे कैन ईजिली जम्प टू द, मतलब वो रूम टेम्परेचर हमारे पास काफ़ी है किसी भी न्यूक्लियाई को लो स्पिन स्टेट से हाई स्पिन स्टेट तक पहुंचाने के लिए। तो ये बात यहाँ पर डिस्कस की गई है। फिर क्या कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का तो मैंने आपको बता दिया ना। फिर कहते हैं कि हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। कहते हैं कि इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ फॉर्मूला है जिसको हम बोल्ट्जमैन इक्वेशन कहते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है, एन अपर डिवाइडेड बाय एन लोअर ई माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाय के टी। तो यहाँ पे डेल्टा ई जो है तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, एच के इक्वल है। हमने को सिंपल इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी और फिर नीचे हम इसकी मजीद वैल्यूज़ पुट करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास 2 मिलियन न्यूक्लियाई हैं। इसमें 1 मिलियन न्यूक्लियाई जो है वो मेरे पास अपर स्टेट में है और 1 मिलियन एंड 9 न्यूक्लियाई जो मेरे पास लोअर स्टेट में है। तो कहते हैं जो 1 मिलियन एंड 9 न्यूक्लियाई है, तो कहते हैं लोअर स्टेट में हमारे पास न्यूक्लियाई की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है तो वो हमारे पास स्टेबल होते हैं एट लो स्पिन स्टेट में। ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो हमारे पास थोड़ी अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा आ रही है न्यूक्लियाई की, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेस पॉपुलेशन कहते हैं। और ये एक्सेस पॉपुलेशन जो है तो ये हमारे पास एनएमआर सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इसको हम एक्सेस पॉपुलेशन कहते हैं। ये बात भी मैंने आपको क्लियर करवा दी। फिर एक्सेस पॉपुलेशन की यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें ऊपर एन आई नीचे एन +9 जो है तो हमारे पास एक्सेस में है। एन क्या है, हमारे पास तकरीबन 1 मिलियन न्यूक्लियाई हैं। और पॉपुलेशन का भी मैंने बता दिया, एक्सेस पॉपुलेशन का भी मैंने बता दिया। और फिर कहते हैं कि इसमें जो 9 न्यूक्लियाई हैं ये हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करेंगी और वो फिर हमारे पास ऊपर की तरफ जाएंगी और वो फिर ट्रांसमिट बैक करेंगी। हम कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिट होंगी, डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा और हमारे पास एनएमआर सिग्नल्स आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक केस आता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेचुरेशन। सेचुरेशन किसे कहते हैं कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपर एंड लोअर स्टेट पर तकरीबन सेम होते हैं। तो कहते हैं कि जब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऊपर और नीचे सेम हो तो हमारे पास कहते हैं ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। जब ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो एनएमआर इनएक्टिव होगा और वो हमारे पास उनकी नेट मैग्नेटाइजेशन भी ज़ीरो होगी। और इसके अलावा जो है तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। एनर्जी डिफरेंस भी उनका स्मॉल होगा। एनर्जी डिफरेंस जब कहते हैं बेहतर रिजल्ट को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसकी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको ज़्यादा करना चाहिए। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी इन दोनों के दरमियान गैप ज़्यादा हो जाएगा। गैप ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई हमारे पास लो स्पिन स्टेट में रहेंगे। लो स्पिन स्टेट में रहेंगे तो इसका मतलब है ज़्यादा हमारे पास हायर इनकमिंग रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर पाएंगी। जब ज़्यादा इनकमिंग रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियाई हमारे पास हाई स्पिन स्टेट की तरफ जाएंगे। हाई स्पिन स्टेट की तरफ जाने के बाद जब वो वापस ट्रांजिट बैक होंगे तो मैक्सिमम रेडिएशन वहाँ से इमिट होगी और डिटेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को डिटेक्ट कर पाएगा और हमारे पास एनएमआर की जो पीक है वो सबसे बेहतरीन आएगी।